Goal, nation's leading institute. Hello everyone, myself Saurabh Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. I am going to discuss organic chemistry part of NEET 2025. जैसा कि मैं पेपर इस बार देख रहा हूँ, थोड़ा सा कंपैरेटिवली पिछले साल की तुलना में हार्ड दिया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिजिक्स सबसे ज़्यादा हार्ड था और केमिस्ट्री कह सकते हो मॉडरेट था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड ना ही बहुत ज़्यादा इजी, मॉडरेट था। और बायोलॉजी भी थोड़ा सा ट्रिकी था। पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस बार कह सकते हो पेपर ओवरऑल टफ है, ठीक है। और पेपर अगर टफ है तो कट ऑफ भी नीचे ही जाएगा, इसलिए अगर आपका पेपर थोड़ा सा खराब गया है तो बहुत ज़्यादा अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इंतजार करना चाहिए रिजल्ट का। इस बार बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा कट ऑफ में, ठीक है। तो पिछले साल की तुलना में जाकर के आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। इस बार थोड़ा पेशेंस रखना है और वेट करना है रिजल्ट का। कट ऑफ क्या होता है उसका इंतजार हम सब करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 49, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले देखो, यहां पर आपको HBr के साथ रिएक्शन दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बार हम लोगों ने कराया था आप लोगों को टेस्ट में, ठीक है। कि जब हम लोग HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसी एल्कीन का इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड दिया हुआ है और एसिटाइल पेरोक्साइड भी हो सकता है या कोई भी पेरोक्साइड दिया हो सकता है। तो मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और लगता है इसके केस में एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को करना क्या चाहिए, नेगेटिव पार्ट वहां ऐड करना है जहां पर H का संख्या ज्यादा है, उसी को कहते हैं एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, ठीक है। तो इसमें एक H है, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में यहां पर एक हाइड्रोजन है, ऊपर में हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ मिथाइल है। इसका मतलब नेगेटिव पार्ट Br वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है और ऊपर जाएगा हाइड्रोजन। तो इसके केस में हो जाएगा ये एक CH और एक CH3। और इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्दर HBr के साथ रिएक्शन हो गया, अब रिएक्शन करवाना है KCN के साथ। तो जब तुम KCN के साथ रिएक्शन करवाओगे स्टूडेंट, तो इसके केस में KBr बाहर हो जाएगा और KBr बाहर होने के बाद इसके केस में न्यूक्लियोफाइल CN- ऐड होगा, यही होगा ना। और फर्दर यहां पर क्या किया गया है कि सोडियम एमलगम NaHG दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये रिडक्शन करना है। तो साइनाइड का रिडक्शन करने के लिए आप लोगों को पढ़ाया था एमाइंस चैप्टर में, क्या पढ़ाया था, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं या फिर सोडियम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं। तो वो साइनाइड का रिडक्शन करता है। और आपको बहुत बार ये सब क्लासरूम में पढ़ाया गया था और टेस्ट में भी आया था कि जहां कहीं हम लोग साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी एमाइंस में। तो प्राइमरी एमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा CH2NH2 में। देखो कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो ये मिथाइल हो गया CH2NH2। इसका मतलब हो गया इसमें जो आंसर जाएगा फर्स्ट जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इसका आंसर चला जाएगा, क्योंकि देखो पहले आप लोगों को ये मिथाइल साइक्लोपेंटीन जो दिया है इसका रिएक्शन HBr के साथ करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां गया जहां H का संख्या ज्यादा है। फर्दर KCN के साथ रिएक्शन हुआ तो KBr बाहर हो गया और KBr बाहर होने के बाद CN- वहीं पे ऐड हुआ। फर्दर उसका रिडक्शन करोगे CH2NH2 में कन्वर्ट होगा। ये तो होगा नहीं इसके केस में, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। समझ में आ गया, यानी 49 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। इसमें आपको कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। यानी आपको सबसे पहले यहां देखना चाहिए इनमें से कौन ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए जो जो कंडीशन होता है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को देखना है। देखो सबसे फर्स्ट में आपको कह रहा है पेंट 1 इन कहने का मतलब हो गया CH3 CH2 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। और आपको पता है कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को देखते हैं तो अगर एक ही कार्बन पे दो सिमिलर एटम हो जाता है या एक ही कार्बन के ऊपर दो सिमिलर ग्रुप हो जाता है, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो सकता है। तो इसके केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। सिस ट्रांस आप बनाओगे कैसे, बना सकते हो क्या, ये दोनों हाइड्रोजन हो गया, इसमें नहीं हो सकता है। अब सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, कह रहा है 2 मिथाइल हेक्स 2 इन। तो 2 मिथाइल हेक्स 2 इन कहने का मतलब CH3 CH2
CH2 और इसके बाद CH, डबल बॉन्ड CH एंड 1 2 3 4 5 एंड 1 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसके बाद इसमें 2 पे मिथाइल भी है स्टूडेंट, 1 2। तो इसमें क्या करता हूं, एक ऐसा करता हूं कि यहां से हाइड्रोजन को हटा देता हूं, ठीक है, और हाइड्रोजन को हटा करके इसके 2 पे लगा देता हूं मिथाइल। तो देखो तो नाम हो गया ना इसका 2 मिथाइल हेक्स 2N, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसा हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे 2 पे मिथाइल हो गया, 6 कार्बन का पैरेंट चेन हो गया, हेक्स हो गया, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 3 है, 2 इन हो गया। अब इसमें देखो एक ही कार्बन के ऊपर क्या हो गया, 2 आइडेंटिकल मिथाइल हो गया। तो जब एक ही कार्बन पे 2 आइडेंटिकल मिथाइल हो गया, क्या यहां पर GI हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्कुल नहीं होगा। आते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड में क्या कहता है, इसको हम लोग सीखते हैं। देखो तो थर्ड ऑप्शन में आप लोगों को जो दिया हुआ है स्टूडेंट, उसमें कह रहा है कि 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन पहले आपको बना लेना चाहिए, ठीक है, और एक ही कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल रखना चाहिए। इसमें आपको दिया हुआ है 1 डाइमिथाइल, ठीक है। तो 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, एक ही कार्बन के ऊपर 2 आइडेंटिकल मिथाइल हो गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर तो इसका 4 होगा, ये तो पता चल गया। लेकिन देखते हैं कैसे होगा। 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि एक मिथाइल यहां है और एक मिथाइल यहां है। आप लोगों को क्लासरूम में ये पढ़ाया था, एग्जाम्पल कॉपी में कराया हुआ है, ठीक है, कि कहा था कि जब भी कभी हम लोग रिंग में देखते हैं, रिंग में चाहे वो 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी मेंबर रिंग हो, उसमें अगर देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, क्योंकि रोटेशन यहां पे रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना होता है कि किसी भी 2 कार्बन पे 2 डिफरेंट एटम ग्रुप होना चाहिए। मतलब एक बार में एक इंडिविजुअल कार्बन को देखा जाता है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, मतलब एक बार दोनों मिथाइल होगा सेम साइड तो कहेंगे सिस, और दोनों हाइड्रोजन भी रहेगा सेम साइड, उस कंडीशन को कहेंगे सिस। एक बार एक मिथाइल अगर डार्क लाइन पर है एबव द प्लेन, तो दूसरा कहां चल जाएगा, ब्रोकन लाइन, तो इसका सिस ट्रांस बन सकता है, क्योंकि एक बार में एक इंडिविजुअल कार्बन पे 2 डिफरेंट एटम ग्रुप है। इसका मतलब यहां पे हम लोग सिस ट्रांस बना सकते हैं कुछ इस तरीके का। जैसे मान लो दोनों मिथाइल अगर इस तरीके से हम लोगों को डार्क लाइन पे दिया हुआ है, या फिर दोनों का दोनों ब्रोकन लाइन पे दिया हुआ है, इसका मतलब इसको सिस फॉर्म कहते हैं। और अगर इस तरीके से दिया हुआ है जहां पे आप लोगों को एक मिथाइल दिया हुआ है डार्क लाइन पर और एक मिथाइल दिया हुआ है ब्रोकन लाइन पर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको ट्रांस कहते हैं और इसको हम लोग सिस कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से सिस ट्रांस हम लोग बना सकते हैं। तो 58 का आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 60 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, ठीक है, एनसीईआरटी में आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट। किसमें यहां पर बेंजीन नहीं बन सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले सोडा लाइम के साथ आपको हीट करने के लिए दिया है। तो सोडा लाइम के साथ क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन जब तुम करोगे तो इसके केस में क्या बाहर हो जाता है, ये तो यहां पर बेंजीन बन जाएगा, ये तो बेंजीन बन जाता है, और साथ में इसके केस में बाहर हो जाते हैं क्या, Na2CO3। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग यहाँ पे सोडियम बेंजोएट को, ये क्लासरूम में कराया हुआ कॉपी में क्वेश्चन है, हम लोगों ने AITS और स्पॉट टेस्ट में कहीं ना कहीं इसको पूछा है, ठीक है, कि सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, बेंजीन प्लस Na2CO3 बाहर हो जाएगा। तो इसमें आपको बेंजीन बनेगा। कह रहा है नॉट गिव, नहीं बनता हो, और ये नॉर्मल हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है। MO2O3 के साथ हीट करते हो तो चाहे यहां पर MO2O3 ले लेते हैं, चाहे हम लोग ले लेते हैं Cr2O3, चाहे हम लोग ले लेते हैं V2O5, इस तरीके का हम लोग ऑक्साइड लेते हैं हायर मेटल का। तो इसके केस में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है। तो एनसीईआरटी में एल्केन चैप्टर में दिया हुआ है एरोमेटाइजेशन में, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बेंजीन बनेगा। और ये दिया हुआ है एल्काइन चैप्टर में कि अगर हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब से के प्रेजेंस में हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो 3 यहां पे होता है एसिटिलीन यूज, नहीं तो 3 यहां पे मॉलिक्यूल यूज करते हैं, और इसके केस में पॉलीमराइजेशन होने के बाद बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में ट्राइमर बनता है, 3 यहां पर मॉलिक्यूल यूज होता है। लेकिन ये आप लोगों ने जरूर पढ़ाई किया होगा, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कि जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वार्म करते हैं वाटर के साथ, तो वहां पर बेंजीन नहीं बनता है स्टूडेंट। इसके केस में
फिनॉल बन जाता है। ठीक है, ये फिनॉल के प्रिपरेशन का मेथड है, जबकि आपको कह रहा है कि नॉट गिव बेंजीन ही कह रहा है, मतलब 3 में बेंजीन बन रहा है और 1 में नहीं बनेगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए स्टूडेंट वो 4 होना चाहिए। फर्स्ट में यहां पर सोडा लाइम के साथ हिट करोगे, डिकार्बोक्सिलेशन होकर के यहां H एक ऐड होता है, बेंजीन बनेगा, सोडियम बेंजोएट। ये बेंजीन चैप्टर में आपको दिया हुआ है 11th वाले एनसीईआरटी जो है उसमें पार्ट 2 में। ठीक है, और नॉर्मल हेक्सेन एल्केन चैप्टर में दिया हुआ ये रिएक्शन को और बेंजीन बनता है, और ये एल्काइन में दिया हुआ है, ये 11th वाला जो आपको वॉल्यूम है एनसीईआरटी का उसमें इसमें बेंजीन बनेगा, लेकिन इसमें क्या बनता है, फिनॉल। फिनॉल में आपको दिया हुआ है, देख सकते हो 12th वाले पार्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कहता है 67 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एमाइंस एज। इसको ना जब क्लासरूम में मैंने पढ़ाया था हर एक बैच में, तो कहा था कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सालों से नहीं आया है, इसको देखना अच्छे तरीके से। और अगर मेरे क्लासरूम में आप पढ़ाई किए होंगे तो जरूर याद होगा, मैंने इसको बोल बोल के याद करवाया था सबको कि जब भी आप लोगों को बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है और मीडियम नहीं लिखा हुआ है तो वहां पे हम लोग लेते हैं एक्वाटिक मीडियम। ठीक है, और कहा था मैंने वो बॉक्स वाला कि पूरा याद करो, इथाइल का 2 डिग्री, इथाइल का 3 डिग्री, उसके बाद मिथाइल का 2 डिग्री, उसके बाद कहा था इथाइल का 1 डिग्री, मिथाइल का 1 डिग्री, फिर कहा था मिथाइल का 3 डिग्री, फिर बेंजाइलमिन, फिर कहा था टर्सरी एनिलीन, फिर सेकेंडरी एनिलीन, लास्ट में कहा था एनिलीन। उसी से क्वेश्चन ये लेकर के निकाला है। ठीक है, तो इसमें आप तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है स्टूडेंट। क्यों नहीं हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एन मिथाइल एनिलीन दे दिया है सबसे पहले। एन मिथाइल एनिलीन का लोन पेयर क्या होगा, वहां पे डिलोकलाइज्ड होगा, वो तो गया काम से। इसमें सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि एन मिथाइल एमीन के बाद इथेनामाइन और फिर दे दिया है बेंजेनामाइन। अब बेंजेनामाइन का कह रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एन मिथाइल एनिलीन से, ये गलत है। एन मिथाइल एनिलीन में एक यहां पर सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर आता है क्या, स्ट्रक्चर बना देता हूं, दिक्कत यहीं पे होता है। देखो स्ट्रक्चर बनाओगे इसका तो सबसे पहले देखते हैं एन इथाइल इथेनामाइन। तो एन इथाइल इथेनामाइन का मतलब हुआ स्टूडेंट कि एक NH होगा बीच में, इसके ऊपर होगा दो इथाइल होगा, तो एक हो जाएगा ब्रांच यानी सब्स्टिट्यूएंट और एक हो जाएगा पेरेंट। तो एन इथाइल इथेनामाइन इसी को कहा जाता है। उसके बाद एक इथेनामाइन, तो इथेनामाइन हम लोग कहते हैं इसको, ये हो गया। और इसके बाद हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन का, तो मैं ऑर्डर में ही लिख देता हूं। तो एन मिथाइल एनिलीन इसको कहा जाता है। एनिलीन में से एक H को हटा करके इसमें मिथाइल लगा देता हूं तो एन मिथाइल एनिलीन कहा जाता है इसको। और नेक्स्ट इसके बाद यहां पे इसको कहते हैं एनिलीन। तो देखो क्या हो रहा है, एनिलीन का लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होता है और एन मिथाइल एनिलीन का भी लोन पेयर क्या होता है, डिलोकलाइज्ड। और इथेनामाइन का लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड। और एन इथाइल इथेनामाइन का भी लोन पेयर क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है। और लोकलाइज्ड लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है डिलोकलाइज्ड से। ये तो पहले क्लियर है कि एन इथाइल इथेनामाइन और इथेनामाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू एन मिथाइल एनिलीन और एनिलीन। अब आते हैं इस दोनों में कि जब तक आपको मीडियम मेंशन नहीं किया हुआ है कि गैस फेज लेना है तब तक हमको लेना होता है एक्वाटिक मीडियम। और एक्वाटिक मीडियम में पीकेबी के वैल्यू के आधार पे देखोगे, एमाइंस चैप्टर में जाओगे और एमाइंस चैप्टर में एक बॉक्स में आपको दिया हुआ है, शायद वो टेबल नंबर 9 पॉइंट समथिंग है, 9.3 है शायद, उसमें देखोगे तो दिया होगा इथाइल वाले का 2 डिग्री का ज्यादा होता है। नहीं तो आपको बताए हुए हैं इथाइल में 231 होता है और मिथाइल में 213 होता है। इसके केस में आपको इथाइल है तो मतलब 231 वाला होगा, यानी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर होगा 2 डिग्री का, यानी कि ये हो जाएगा एन इथाइल इथेनामाइन का। उसके बाद 3 डिग्री तो दिया नहीं है, इसका मतलब अब होगा इसके केस में इथेनामाइन का 1 डिग्री का। और इसका और इसमें देखो क्या अंतर है, इसमें एक प्लस आई लग रहा है, तो प्लस आई लग रहा है यहां पर एन मिथाइल एनिलीन में, लेकिन इसमें लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, इसलिए सबसे कम बेसिक हो जाएगा यहां पर बेंजेनामाइन। अरे बेंजेनामाइन इसी को कहते हैं, एनिलीन को ही कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसके केस में जो हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ वो एन इथाइल इथेनामाइन, फिर हो जाएगा इथेनामाइन, फिर एन मिथाइल एनिलीन होगा और सबसे कम हो जाएगा बेंजेनामाइन, यानी इसका आंसर 3rd हो जाएगा। और फिर बेंजेनामाइन का सबसे ज्यादा कह रहा है वो तो गलत ही है, बेंजेनामाइन कहते हैं एनिलीन को, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो 67 का आंसर यहां पे आप लोगों को 3rd हो जाएगा। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। इसके पहले 60 का कौन सा था, 4, ये हम लोगों ने देख लिया। 67 के बाद आ जाओ 69, ये तो बहुत ही आसान है, बाय मॉलिक्यूल्स का है, ये सब भी हम लोगों ने डिस्कस किया है और आप लोगों को टेस्ट में पहले भी पूछा है इसको हम लोगों ने। तो देखो करना क्या होगा, सबसे पहले विटामिन B12
विटामिन B12 के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, तो परनीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का डिफिशियंसी होता है आरबीसी में, तो ये विटामिन B12 के डिफिशियंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाएगा, मतलब ए का आंसर इसमें 4 हो जाएगा। और बी, तो विटामिन डी, ये किसमें, विटामिन डी के डिफिशियंसी से रिकेट्स हो जाता है, चाइल्ड में होता है, चिल्ड्रन में होता है, और ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है एडल्ट में, तो बी का आंसर इसमें 3rd हो जाएगा। उसके बाद सी हो गया विटामिन B2, विटामिन B2 के डिफिशियंसी से चिलोसिस होगा, नहीं कॉर्नर पे जो फट जाता है लिप्स और ये कॉर्नर ऑफ माउथ ये सब फट जाता है, चिलोसिस हो जाता है, तो सी का हो जाएगा 1। और डी जो होता है विटामिन B6, विटामिन B6 के डिफिशियंसी से कन्वर्जन होता है, यानी सेकेंड। देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 4 में ए का 4 तो 2 ही ऑप्शन दिख ही रहा है, तो फर्स्ट पहले ही हटा देंगे और 3rd 2 पहले ही हटा देंगे। अब आता है सेकेंड और 4 में, तो देख लो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, इसका मतलब 69 का आंसर सेकेंड हो जाएगा, 69 का सेकेंड हो जाएगा। ये सब तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में जाओगे मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, 69 की बात करूं मैं 70 नंबर का, ये आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोग जानते हो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I - M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I+M। ओके, यही होता है ना, यानी ओवरऑल हम लोग यही कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें हम लोग कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, फॉर्मिक एसिड का, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में किसी प्रकार का कोई +I नहीं लग रहा है। उसके बाद किसका होगा, एसिटिक एसिड का, क्योंकि एक इसमें मिथाइल का +I लग रहा है। उसके बाद हो जाएगा CH3, CH3, और फिर इसमें COOH, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, और इसके बाद लास्ट में हो जाएगा स्टूडेंट CH3 एंड COOH, 1 2 3, 2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड। देखो +I के मैग्नीट्यूड की मैं बातें करूं तो +I का जो मैग्नीट्यूड होता है यहां पर सबसे ज्यादा हो जाता है टर्सरी एल्काइल का। ठीक है, उसके बाद हो जाता है सेकेंडरी एल्काइल का, उसके बाद हो जाता है प्राइमरी एल्काइल का, और सबसे कम होता है किसका, मिथाइल का। तो देख लो यहां पर इसके केस में जो +I लगा रहा है स्टूडेंट, वो कौन सा एल्काइल है, ये एल्काइल है एक्चुअल में +I नहीं, तो ये +I लगा रहा है टर्सरी एल्काइल, और ये टर्सरी एल्काइल हो गया। इसके केस में देखोगे तो ये जो एल्काइल हो गए वो हो गया सेकेंडरी एल्काइल, इसका +I थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये हो गया इसके केस में मिथाइल, ये मिथाइल हो गया, इसका +I यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे तो कोई +I है ही नहीं, हाइड्रोजन है सिर्फ। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, और उसके बाद हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, 2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड। इसका आंसर आपको साफ साफ कितने आसानी से दिख रहा है, 70 का आंसर इसमें आपको 3rd हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है ना, आसान। इसमें देखो कितना आसानी से कह सकते थे, यहां पे ज्यादा +I है, यहां भी +I लग रहा है, यहां पे फॉर्मिक एसिड के बाद सीधा कर दिया ये टर्सरी वाला, कभी हो सकता था एसिटिक एसिड को लास्ट में कर दिया। इसको देख करके एक नजर में बना सकते थे हम लोग। ठीक है, और अगर आपने बनाया है तो अपने पीठ को थपथपाना है, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ये तो आपको प्यूरिफिकेशन में पढ़ाया था, याद है ना, एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ाया था, मैंने क्लासरूम में पढ़ाया था ना, कहा था बस पेशेंस से तुम लोग सुनो, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उससे बाहर नहीं जाता है। मैंने कहा था एनसीईआरटी से ही पूछेगा, और जैसे पढ़ा रहा हूं बस तुम इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। देखो पूछा ना, इसे 2 क्वेश्चन आया है प्यूरिफिकेशन से, अब दोनों पढ़ाया था क्लासरूम में और टेस्ट में भी दिया था। मुझे याद है डिस्कशन मैंने ही किया था। तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कह रहा है मिक्सचर दिया हुआ एक तरफ से, और दूसरे तरफ लिस्ट 2 है मेथड ऑफ सेपरेशन, जिसमें आप लोगों को कहा क्या जा रहा है, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। अरे सिंपल डिस्टिलेशन होता है और क्या, तो ए का आंसर इसके केस में होगा सिंपल डिस्टिलेशन 4। देख लेना, जहां एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है डिस्टिलेशन, उसको कहा था मैंने कि सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को सेपरेट करना है एनिलीन से, वहां पे करते हैं हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन। उसके बाद क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, वहां पे होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि बी का आंसर इसमें आप लोगों को 3rd हो जाएगा। सी की मैं जहां तक बातें करूं, सी में कह रहा है ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई, यानी सोप इंडस्ट्री में,
तो इसमें होता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं। और एनिलीन वाटर के मिक्सचर को अलग करना, एक दूसरे से सेपरेट करना है, वहां पे करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, यानी कि डी का आंसर इसमें आप लोगों को सेकेंड हो जाएगा। ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या? ए का 4 तो फर्स्ट एंड सेकेंड में, तो पहले तुम लोग क्या करो कि इसमें से थर्ड ऑप्शन और 4 ऑप्शन पहले ही हट गया, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन का सेपरेशन होता है सिंपल डिस्टिलेशन से। यहां से पकड़ लेना था बातों को। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, इसका मतलब 72 का आंसर 1 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और देखो डी वाले में एक ही ऑप्शन है ऐसा जो कि सेकंड दिया है, स्टीम डिस्टिलेशन दिया है, इससे हम लोग नहीं 2 में दिया है, थर्ड तो सही होगा ही नहीं क्योंकि एक का थर्ड दे दिया है। तो ऐसे तुम लोग मैच करा सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया है, ठीक है, क्लियर है। एनसीईआरटी में जाकर के आप लोग देख सकते हो इसके बारे में। उसके बाद आपको कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, आसान है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप लोगों को हेलो एरिन्स में भी दिया हुआ है और एमाइंस चैप्टर में तो दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट क्या कहा जा रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड एट 273 to 278 केल्विन। इट डिकम्पोजेज इजिली इन द ड्राई स्टेट। बिल्कुल सही कह रहा है, ड्राई स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आप लोगों को एनसीईआरटी में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में दिया हुआ है। तो जब हम लोग कभी एनिलीन का रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट NaNO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट 273 to 278 केल्विन, तो क्या होता है, डाइजोटाइजेशन होता है और फॉर्मेशन करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये ड्राई में एग्जिस्ट नहीं करता है, डिकम्पोजेज इजिली इन द ड्राई स्टेट कह रहा है, ठीक है, वो सही कह रहा है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट, मतलब बेंजीन में डायरेक्ट हम आयोडीन को अगर इंसर्ट करना चाहेंगे तो डिफिकल्ट है, क्योंकि बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है। तो बेंजीन जब एरोमेटिक है तो डायरेक्ट इसमें आयोडीन को ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आगे कह रहा है कि हेंस आइडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विथ KI। क्यों? क्योंकि यहां पर जो N2 प्लस होते हैं वो एक्सलेंट लिविंग ग्रुप होते हैं, बहुत ही एक्सलेंट लिविंग ग्रुप होते हैं। यहां पे किसी प्रकार का कोई कैटलिस्ट की जरूरत भी नहीं होती है, सिंपल सेक करते हैं हम लोग और N2 प्लस यहां से बाहर होते हैं और I माइनस अटैक करके स्टूडेंट इसके केस में फॉर्मेशन कर देते हैं आइडोबेंजीन, ठीक है। तो आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यहां पे होगा 74 का आंसर इसमें से हो जाना चाहिए 1, क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन, क्योंकि एरोमेटिसिटी में होता है ना तीनों का तीनों पाई बॉन्ड, तो I माइनस यानी आयोडीन को ऐड करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके केस में आपको डायरेक्ट बेंजीन से आइडोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का हेल्प लेते हैं, जहां N2 प्लस एक्सलेंट लिविंग ग्रुप होता है उसको बाहर करके I माइनस अटैक होता है और KCl बाहर हो जाएगा। तो इसके केस में बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 74 के बाद मैं बात करूं हाउ मेनी प्रोडक्ट, ये मैंने आप लोगों को, या मैं क्या, हर एक बैच में हर एक टीचर ने पढ़ाया होगा ये क्वेश्चन को, और अपने मॉड्यूल में है। हम लोगों के यहाँ जो मॉड्यूल है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आइसोपेंटेन का क्लोरीनेशन, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को करना क्या था वो देखिए, हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। देखो ये आइसोपेंटेन हम लोगों को दिया हुआ है और इसमें आप लोगों को कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितना बनेगा इंक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर्स, ये कह रहा है ना, इंक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर्स कह रहा है। तो सबसे पहले यहां पे Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यहां पे रिएक्शन होता है, तो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRS होगा। अब कितने टाइप्स के हाइड्रोजन हैं, जितने टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप्स के पहले बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो पहले क्या करना था, इसमें ये 1 डिग्री है, इसमें ये 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री किससे अटैच्ड है, 3 डिग्री से। ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। देखो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री दोनों आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों 1 डिग्री अटैच्ड है 3 डिग्री से, लेकिन ये 1 डिग्री इस दोनों 1 डिग्री से डिफरेंट है। इसको मान लेंगे टाइप 2, इसको मान लेता हूं टाइप 3, इसको मान लेता हूं टाइप 4। क्यों अलग है ये, क्योंकि ये 1 डिग्री अटैच्ड है 2 डिग्री से
और ये दोनों 1 डिग्री अटैच्ड है 3 डिग्री से। तो जब डिग्री सेम हो जाता है और अटैचमेंट डिफरेंट हो जाता है तो उसको डिफरेंट मानते हैं, और जब डिग्री और अटैचमेंट दोनों आइडेंटिकल हो जाता है तब उसको आइडेंटिकल कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूं, यहां इस दोनों में से कहीं एक जगह क्लोरीनेशन करता हूं, ठीक है। तो CH2Cl, फिर CH3 और फिर CH2 एंड CH3 एक ऐसा होगा। इसके बाद ना एक हो जाएगा टर्सरी के ऊपर, इसके ऊपर, तो C के ऊपर 2 है मिथाइल और एक होगा क्लोरीन, एक ऐसा होगा, ठीक है स्टूडेंट। एक सेकेंडरी के ऊपर कर देता हूं, तो सेकेंडरी के ऊपर तुम लोग करोगे तो CH एंड CH3 और फिर CHCl, देखना आसान है क्वेश्चन। और फिर एक बार होगा इस लास्ट वाले प्राइमरी के ऊपर, ये लास्ट वाला प्राइमरी जो है ना स्टूडेंट वो अलग है, डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट उसमें से अलग है। नाम तुम लिख करके देखोगे तो ये 4 स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगा। तो ये 4 जो बना ना सबसे पहले वो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। अगर यहां पे नहीं कहता कि इंक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर्स, सिर्फ कहता एक्सक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर्स या फिर कहता टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आंसर होगा 4, लेकिन 4 में कोई दिया नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर कायरल सेंटर हो रहा है, जैसे कि तुम इसके केस में देखो, जब क्लोरीनेशन हमने यहां किया तो यहां कायरल सेंटर नहीं बना, कायरल सेंटर यहां बना, और जब कायरल सेंटर 1 होता है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितना होता है, 2 हो जाता है। एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म हो जाएगा, तो 2 हो गया इसके केस में। यहां पे किसी प्रकार का कोई कायरल सेंटर कहीं नहीं है, इसमें यहां क्लोरीनेशन होने के कारण बगल में बना कायरल सेंटर, तो बगल में जब 1 कायरल सेंटर हुआ तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स 2 हो जाएगा इसमें, और इसमें 1 होगा क्योंकि किसी प्रकार का कायरल सेंटर नहीं है। इसमें ना यहां पे कायरल सेंटर आ गया, तो जब 1 कायरल सेंटर होगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स यहां पर 2 हो जाएगा, और इसके भी केस में कायरल सेंटर नहीं है तो 1 होगा। तो देख लो 1 2 3 + 1 4 + 2 क्या हो गया 6, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो 75 का आंसर इसमें आप लोगों को 4 हो जाएगा स्टूडेंट। टोटल नंबर जो पूछेगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर्स वो 6 होगा। यहां जब क्लोरीनेशन होगा तो यहां बनेगा कायरल सेंटर, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलाकर के यहां पे 2 हो गया, और इसके केस में जब यहां हुआ क्लोरीनेशन कोई कायरल सेंटर नहीं है 1 लेंगे, उसके बाद यहां पर जब कायरल सेंटर है तो 2 लेंगे, यहां पर भी कायरल सेंटर नहीं है तो 1 लेंगे, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया इसके केस में 6 बनाए थे आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 75 के बाद जो हम लोगों को दिया हुआ है इसमें 76 अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड्स 1 2 3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड मार्क्ड विथ, ये स्टेरिक से आपको यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो जानते हो आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाया गया होगा, और अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है 11th वाला जो मॉड्यूल है उसमें आप लोगों को दिया हुआ है। इसमें C और H के बीच में जब भी आप लोगों को कह रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब यहां पर होगा होमोलाइसिस, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां पे निकालना था, ठीक है। और आप लोगों ने जरूर पढ़ाई किया होगा इसको, मॉड्यूल में क्वेश्चन था ऐसा हम लोगों का, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होते हैं स्टूडेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग रेडिकल। अरे यही बात तो आपको देखना था कि C और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ करके रिजल्टिंग रेडिकल बनाना था, जिसका रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस बॉन्ड को तोड़ने में इतना ही कम एनर्जी लगेगा। सिंपल बात सोचो, किसी काम को करने में मन कब लगेगा, किसी काम को करने में मन कब लगेगा, मतलब आसानी से कब होगा, जब करने में मन लगेगा। तो किसी काम को करने में अगर मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो वो काम जल्दी होता है, कम एनर्जी लगाने पे ही हो जाता है। लेकिन जिस काम को करने में मन ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल हम लोगों को मन नहीं है लेकिन काम करना पड़ रहा है, तो क्या जल्दी कर पाएंगे क्या, नहीं, बहुत ज्यादा काम करने के लिए एनर्जी लगेगा, बहुत मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जल्दी हम काम नहीं कर पाएंगे। वही बात है कि जिस बॉन्ड को तोड़ने के बाद रिजल्टिंग रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है उस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगता है, और जिस बॉन्ड को टूटने के बाद रिजल्टिंग रेडिकल कम स्टेबल होता है उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है। तो देखो यहां पे जब तुम होमोलाइसिस करोगे स्टूडेंट, ऐसे टूटेगा तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर बनेगा रेडिकल, ये बनेगा, और साथ में बाहर हो जाएगा H रेडिकल, और ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। इसमें जब होगा होमोलाइसिस तो क्या होगा, इसके केस में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है ही, और C ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर डायरेक्ट रेडिकल बनेगा, ये भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा।
लेकिन ये थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले में जो आपको दिया हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, किसी एक का होमोलाइसिस करो। जैसे यहां पे हमने किया होमोलाइसिस, यहां पर भी होमोलाइसिस होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिंग पे रह जाएगा, एक हाइड्रोजन के ऊपर जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन H रेडिकल के ऊपर, तो यहां रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है। और जहां कहीं रेडिकल अगर रेजोनेंस में जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो थर्ड वाला रेडिकल होगा। अब इसमें आ जाओ, यहां पर देखोगे तो sp2 हाइब्रिडेशन इसका है, और यहां पर क्या है, sp है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रेडिकल होगा उतना ही कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहां पे 3 के बाद हो जाएगा इसमें ज्यादा स्टेबल जो रेडिकल होगा 1 का, क्योंकि थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और यहां sp कार्बन है, तो sp कार्बन होने के कारण इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसके ऊपर जो रेडिकल बना है वो सबसे कम स्टेबल होगा। यानी कि इसके केस में आप लोगों को स्टूडेंट पूछेगा ना कि होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा होगा 2 का, उसके बाद 1 का, और सबसे कम 3 का। यानी कि पहले आपको CH बॉन्ड तोड़ करके बनाना था रेडिकल, रेडिकल बनाने के बाद जिसका रेडिकल जितना कम स्टेबल होगा उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो वही तो पूछ रहा था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको देखना था स्प्लिटिंग ऑफ रिजल्टिंग रेडिकल। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 213 213 76 का आंसर इसमें आप लोगों को 1 आ जाएगा। देख लो, है ना आसान। थोड़ा सा ये टफ स्टूडेंट के लिए पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड स्टूडेंट नहीं रहता है। उसको तो पिछले 5-6 साल से आदत लगा हुआ था देखने का आसान आसान पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जब पेपर देखता था उसको लगता था कि ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बाहर का है एनसीईआरटी से, तो अनुमान ही नहीं लगा पाया था, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को परेशान किया होगा, लेकिन क्वेश्चन ओवरऑल आसान है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 77, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। कौन यहां पर ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करेगा, जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अगर रिएक्शन होगा मतलब उसका कलर डिकलराइज होगा। तो फिनॉल के साथ जब हम ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो तुम लोग जानते हो इसके केस में ब्रोमिनेशन अगर तुम करते हो तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है, नहीं, और व्हाइट प्रिसिपिटेट हो जाता है इसके केस में। तो 2,4,6 यहां पे ब्रोमिनेशन होता है, और ब्रोमिनेशन होगा तो वो कलर इसका डिकलराइज होगा Br2 का। इसके बाद एनिलीन है, तो एनिलीन का भी अगर तुम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है इसका एमाइन चैप्टर में, और वो रिएक्शन दिया हुआ है फिनॉल वाले चैप्टर में। तो इसमें भी हम लोग फॉर्मेशन जो करते हैं वो व्हाइट प्रिसिपिटेट ही आता है ओवरऑल, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ये रिएक्शन होता है। और इसका भी अगर तुम रिएक्शन करवाओगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या ब्रोमीन वाटर ही यहां पे आपको इसके केस में भी कह रहा है, तो यहां पे भी रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें भी रिएक्शन होगा क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें दिया हुआ है ना, तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें दिया हुआ है तो यहां पर डिकलराइज करेगा। अगर मान लो कि ये नहीं होता, अगर सिर्फ बेंजीन होता रिंग, तब तो डिकलराइज नहीं करता, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी में चला जाएगा वो पाई बॉन्ड, और एरोमेटिक कंपाउंड वो Br2 के साथ रिएक्शन नहीं करता। लेकिन अगर ये रिंग के बाहर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ये एरोमेटिसिटी में नहीं है, तो ये वाला रिएक्शन करेगा, जिसके कारण कि डिकलराइज हो जाएगा Br2। लेकिन इसमें आपको पता है नहीं, साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन नहीं होगा। अगर यहां रहता कि Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तब तो रिएक्शन होता है, लेकिन Br2 वाटर है तो Br2 वाटर के साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा। अब जब रिएक्शन नहीं हुआ इसका मतलब डिकलराइज नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये एल्कीन है ही नहीं। अगर होता साइक्लोहेक्सीन, तो अगर साइक्लोहेक्सीन होता तब रिएक्शन हो जाता, रिएक्शन हो जाता तब डिकलराइज होता। अगर यहां रिएक्शन नहीं हो रहा है मतलब डिकलराइज नहीं होगा, क्योंकि ये एल्कीन नहीं है। एल्केन का रिएक्शन Br2 वाटर के साथ नहीं होगा, साइक्लो मतलब साइक्लो हेक्सेन का रिएक्शन Br2 वाटर के साथ नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 77 का तो 1 हो गया। 78, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनाने के लिए दिमाग चाहिए, बच्चों को बहुत लगा होगा, बहुत दिक्कत हुआ होगा वहां पे सॉल्व करने में, और टाइम भी लगा होगा। देखो इसमें करना क्या था स्टूडेंट, आपको C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है और इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N दिया हुआ है। करना क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको लिख रहा है क्वेश्चन में एक्सेस है, तो इसको यहां पे ब्रेक करना था, लेना था ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल यहां रिएक्शन करवाना था, ये C डबल बॉन्ड O ओपन हो जाएगा, और एक यहां रिएक्शन करवाना है, क्योंकि एक्सेस दिया हुआ है ना। तो एक्सेस जब दिया हुआ है तो इसके केस में दोनों जगह रिएक्शन होगा, एक तो यहां रिएक्शन होगा,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले O माइनस MgBr प्लस, ठीक है, और नीचे से आकर के ऐड एक मैं कर देता हूं CH3। उसके बाद ना यहां पर ऐसा दिया हुआ है तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N पहले ओपन होगा, एक तो ये मिथाइल आकर के ऐड हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, और C डबल बॉन्ड N माइनस और MgBr प्लस, ऐसा हो जाएगा। फर्दर इसका क्या करना है हम लोगों को, हाइड्रोलिसिस, वो भी कौन सा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जैसे तुम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये O माइनस पहले H प्लस को पिक करेगा, इसको ध्यान रखना। ये O माइनस जब H प्लस को पिक करेगा कन्वर्ट हो जाएगा OH में। अब इसमें क्या होगा ना, इसको देखना जरा गौर से, ये जो आपको C है इसके साथ मिथाइल रह जाएगा, और मिथाइल थोड़ा मैं लिख देता हूं ओपन करके, इसमें कर देता हूं मिथाइल, और जहां कहीं C डबल बॉन्ड N होता है तो C डबल बॉन्ड N का जब होगा हाइड्रोलिसिस तो बनता क्या है, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जब AITS या स्पॉट टेस्ट का सॉल्यूशन हो रहा था, और क्लासरूम में भी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, हर एक क्लासरूम में पढ़ाई लगभग ये सब होता है कीटोन के प्रिपरेशन में, कि जहां कहीं हम लोग लेते थे नाइट्राइल्स, उसका रिएक्शन करवाते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और फिर हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो C और N के बीच में जितना बॉन्ड होता है उतना यहां OH आएगा, और एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है तो वाटर निकल करके C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है। तो पहले यहां पर CH3 ऐड करेंगे, एक पाई बॉन्ड ओपन होकर के बनेगा N माइनस Mg प्लस, अब मिथाइल ऐड हुआ, अब फिर यहां पे इसका करोगे हाइड्रोलिसिस तो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है। कार्बन घटना बढ़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला तो बढ़ेगा है ना, इस यहां के बाद हाइड्रोलिसिस करने के बाद नहीं बढ़ना चाहिए। तो देख लो ऐसा ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या, इसका 78 का आंसर इसमें आप लोगों को सेकंड आना चाहिए, सेकंड आ जाना चाहिए। देखो ऐसा अच्छे से मैच करा लो, रिंग है, C के ऊपर एक OH और एक मिथाइल है, बिल्कुल यहां पर एक OH और एक मिथाइल है, तो एक OH और एक मिथाइल हो गया। उसके बाद बीच में एक CH2, फिर दूसरा CH2, और फिर C डबल बॉन्ड O एंड CH3। देख लेना अच्छे से, इसका सेकंड पे ही रुक जाएगा। कुछ स्टूडेंट गलती क्या किया है कि यहाँ पे थर्ड मार दिया। थर्ड कैसे होगा आप समझो ना, ये पहले रिएक्शन होकर के पहले ये बना, और ये बनने के बाद हुआ हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद जब ये बन गया तो ये रिएक्शन अब खत्म हो गया ना, ये तो पहले ही रिएक्शन का हम लोग यूज कर चुके हैं, फर्दर ये होने के बाद बना है ये, तो अब यहां पर आगे रिएक्शन तुम नहीं करा सकते हो, ठीक है। एक्सेस जो यहां पे कह रहा है, एक बार CN के साथ और एक बार C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन करा लिए पहले, और उसके बाद कर देंगे हाइड्रोलिसिस, तो C डबल बॉन्ड N कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड O में, और ये तो O माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी एल्कोहल में। क्लियर है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो था ये टफ था, ठीक है, लेकिन बना सकते हो आप लोग, 2-3 कॉन्सेप्ट को लगा करके पूछा गया है। 78 के बाद हम लोग आते हैं 82। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, लेकिन थोड़ा पढ़ने का आपको टाइम लग जाएगा, पढ़ने में टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकन है ये सब में। क्या किया है, कहा जा रहा है कि शुगर एक्स है, ये हनी में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन हनी। कीटो शुगर है मतलब ग्लूकोज तो बिल्कुल नहीं होगा, ग्लूकोज होगा नहीं। फिर कह रहा है एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा एनोमर्स फॉर्म, और इज ए लिवोरोटेटरी, तो ग्लूकोज होगा नहीं, ठीक है। और ये होगा कौन सा, फ्रक्टोज होगा, क्योंकि जानते हो फ्रक्टोज एनसीईआरटी पढ़ना हनी में पाया जाता है, तो फ्रक्टोज हनी में पाया जाता है। और सेकेंड कार्बन पे ऊपर से जब नंबरिंग स्टार्ट करोगे CH2OH के बाद सेकेंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O होता है, कीटो होता है, और ये अल्फा एंड बीटा फॉर्म होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि अल्फा फ्रक्टोफ्यूरानोज एंड बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज होता है, और ये जो होता है फ्रक्टोज वो लिवोरोटेटरी होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसको, D माइनस फ्रक्टोज लिखा हुआ रहता है, होता है ना। तो ये माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये लिवोरोटेटरी होता है, तो इसका आंसर आपको सेकंड हो जाएगा, 82 का 2 होगा फ्रक्टोज। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी बहुत आसान है। आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आपको पढ़ाया गया है एनसीईआरटी में। अगर आप देखोगे तो इस तरह का रिएक्शन है स्टूडेंट, ये CH3 CH2 का होल 8 शायद है, होल 9 है, C डबल बॉन्ड O एंड O C2H5 दिया हुआ है, ये स्टर दिया हुआ है आप लोगों को, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इस स्टर का कहा है कि डाइबल H के साथ डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो क्या करते हैं, जिसके नाम के लास्ट में हाइड्राइड लगा हुआ है, रिएक्शन में एक्चुअल में H माइनस देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन में एक्चुअल में H माइनस देता है, और वही H माइनस आकर के ऐड होता है
CO+ के साथ और ये OC2H5 बाहर होता है। तो जहां कहीं ईस्टर से हमको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड, मतलब हम इस्तेमाल करेंगे इसके केस में डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो पहले ही यहां पे कट कर दो क्योंकि वो एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर लेते हो तो यहां पे CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो तो इस्तेमाल करोगे ही नहीं। यहां पे हमको ईस्टर को कन्वर्ट करना है किस में, एल्डिहाइड में। और सोडियम बोरोहाइड्राइड तो यहां पे करता ही नहीं है रिडक्शन। ईस्टर का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा होता ही नहीं है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा होता है ईस्टर का रिडक्शन, लेकिन वहां एल्कोहल बनता है। ठीक है, आप देखना ईस्टर का रिडक्शन पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, एक बॉक्स बना करके कट कट टिक टिक मैंने किया था, किसका किसके द्वारा रिडक्शन होता है, किसके द्वारा नहीं होता है। यहां पर आंसर जाएगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसी को डाइबल H कहते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो C डबल बॉन्ड O, यहां से OCH3 बाहर हो जाएगा और OCH3 बाहर होने के बाद इसमें H माइनस आकर के ऐड होता है, जो आप लोगों को दिया हुआ है ना, ALHIBU का होल 2 डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यही H माइनस यहां पर ऐड होगा और फॉर्मेशन कर देगा बेंजल्डिहाइड। इसका आंसर हो जाएगा इसके केस में आपको सेकंड। ये जो मैंने बताया ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ईस्टर से जहां एल्डिहाइड बनाना होगा हम लोग इस्तेमाल करेंगे डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो 83 का आंसर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद चलो नेक्स्ट 84 में कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन A एंड द अदर इज लेवल रीजन R। इसके बाद आपको असर्शन A में कह रहा है कि ये जो आपको दिया हुआ है इसमें आयोडीन है, इसमें आयोडीन है, SN2 रिएक्शन फास्टर देन यहां क्लोरीन है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि रेट ऑफ SN2 की बातें करूं तो जितना बेहतर लिविंग ग्रुप होगा उतना फास्टर होगा। RI, RBr, उसके बाद RCl, सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन कौन करेगा, RF। तो ये सबसे लिविंग ग्रुप की बातें करूं तो लिविंग ग्रुप सबसे बेहतर होता है I-, उसके बाद होता है Br-, उसके बाद होता है Cl-, सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होता है F-। पुअर द बेस, बेटर द लिविंग ग्रुप, ऐसा हम लोग कहते हैं। रीजन कह रहा है आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। ठीक है, साइज बढ़ते जा रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटते जा रहा है, ये वीकर बॉन्ड होगा, आयोडीन के साथ कार्बन का वीकर बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाएगा। तो 84 का आंसर इसमें आप लोगों को 1 आना चाहिए, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि RI ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 में कंपेयर टू RCl, क्योंकि आयोडीन ज्यादा बेहतर लिविंग ग्रुप होता है कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग देख सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन चलते हैं जो बहुत ही ज्यादा हम लोगों को परेशान किया है, सारे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशान यही किया है। ठीक है, जिसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो। यहां पे आपको देखना था बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर लेना है, यह भी ध्यान रखना है, टोटल नहीं बताना है, सिर्फ आपको साइक्लिक ईथर बताना है। तो देखो C4H8O को यूज करते हुए क्या क्या बना सकते हो साइक्लिक ईथर। एक तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं जिसमें कि तुम देखो दो हाइड्रोजन हो गया, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और कार्बन हो गया 1, 2, 3, 4, C4H8O हो गया। उसके बाद तुम क्या करो, इसमें ना एक यहां पे रख दो ऑक्सीजन और 3 रख दो कार्बन, ऐसा बना दो, और इसमें यहां पे रख दो स्टूडेंट एक मिथाइल। तो देखो 3, 1, 4 हाइड्रोजन, 2, 6 और 2, 8 हो गया। लेकिन जब यहां पे तुमने ऐसा किया इसमें कायरस सेंटर कहीं नहीं है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो भी, तो यहां पर स्ट्रक्चरल होगा सिर्फ 1, लेकिन इसके केस में यहां पे कायरस सेंटर बन रहा है 1 कायरस सेंटर। तो जहां कहीं मॉलिक्यूल में 1 कायरस सेंटर है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 होता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा इसके केस में, क्योंकि 1 कायरस सेंटर हो रहा है स्टूडेंट। इसके केस में एक और बना सकता हूं मैं, इसके रिस्पेक्ट में यहां रख देता हूं मिथाइल को। देखो एक तो जहां ऑक्सीजन है उसके बगल में रख दिया, यहां रखो चाहे यहां रखो बात बराबर है, लेकिन इसे दूर रख दिया यहां पे। लेकिन इसके केस में कायरस सेंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ये पोजीशन है वही ये पोजीशन है, दोनों साइड आइडेंटिकल है, इसका मतलब यहां कायरस सेंटर नहीं होगा। इसके केस में सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा। उसके बाद आते हैं 3 मेंबर साइक्लिक रिंग की तरफ, एक ऐसा रखता हूं और इसमें ना एक कर देता हूं इथाइल। अब काउंट कर लो पहले हाइड्रोजन को, तो कितना हो रहा है 3, 2, 5 और 1, 6 और 2, 8, C4H8 हो रहा है।
और 1 2 3 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन हो रहा है। इसके केस में ना वहां पे एक कायरल सेंटर बन रहा है, और जहां कहीं कायरल सेंटर 1 बन रहा है मतलब यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स जानते हो 2 द पावर n होता है, n का वैल्यू 1 हो गया तो 2 हो गया। इसके केस में एक ऐसा होगा स्टूडेंट। और इसके केस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहीं पे स्टूडेंट फंसा है, खूब फंसा है। एक यहां पे ऐसा करता हूं, लेकिन एक मिथाइल यहां रखता हूं और एक मिथाइल यहां रखता हूं। तुम देखो जरा गौर से क्या होगा। अब इसमें एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, 3 3 6 हाइड्रोजन, 1 7 1 8, 1 2 3 4 कार्बन। इसमें क्या हो गया ना, 2 कायरल सेंटर, और कौन सा, ये 2 सिमिलर कायरल सेंटर, 2 सिमिलर कायरल सेंटर। और आप लोग जरूर पढ़े होंगे इस बातों को, क्लासरूम में पढ़ाया गया होगा, कॉपी देखना कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 सिमिलर कायरल सेंटर होता है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स यहां पर कितना होता है, टोटल इसके केस में हो जाता है 3, जिसमें 1 होता है मेजोमर्स। क्या होता है, 1 मेजोमर्स, और 2 होता है इनांसियोमर्स। तो यहां पे 2 सिमिलर कायरल सेंटर हो गया तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स यहां पे 3 होगा। और एक इसके केस में और बना सकता हूं स्टूडेंट, जिसमें ऐसा करता हूं, यहां पे यही 3 मेंबर रिंग रखता हूं और इसके साथ एक ही कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल रखता हूं। तो इस पे दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे रख दिया तो किसी प्रकार का कोई कायरल सेंटर होगा क्या, नहीं। इसमें कितना हो गया, 1, काउंट करके देख लो, 2 + 1 3 हो गया, 4 और 3 7, 2 9, 1 10। तो टोटल नंबर ऑफ यहां पे जो पॉसिबल आइसोमर्स होगा वो इसमें 10 हो जाएगा। 86 का आंसर इसमें आपको थर्ड आना चाहिए। समझ में आ गया। ये ऐसे एक बनाओगे, 1 होगा, इसमें कायरल सेंटर 1 है तो 2 होगा, इसमें कायरल सेंटर नहीं है तो 1 ही रह जाएगा, इसमें 1 कायरल सेंटर है, इथाइल लिया है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद उसमें तो और पोजीशन चेंज करेंगे तो कुछ होगा नहीं, इसमें 2 मिथाइल रख लिया, 2 सिमिलर कायरल सेंटर होता है तो ये इवन नंबर हो गया ना, 2 सिमिलर कायरल सेंटर तो 3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 1 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल इसमें आपको 10 आ जाएगा, 86 का थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू लेसाइन टेस्ट। अरे बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको दिया हुआ है। लेसाइन टेस्ट हम लोग जो करते हैं इसमें वो करते हैं किसका, नाइट्रोजन का करते हैं। तो पूछ रहा है नॉट बिलोंग टू लेसाइन टेस्ट, ठीक है। तो नाइट्रोजन का करने के लिए NaCN तो होता ही है, और Na2S सल्फर का हम लोग करते हैं, हेलोजन का करते हैं, ये नहीं है, ठीक है, कार्बन का नहीं होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा इसमें आप लोगों को 4। डायरेक्ट एनसीईआरटी में जाओ, वहां पे आप लोगों को लिखा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन का टेस्ट करने के लिए है, ठीक है। तो CuO का जो हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं ना, वो कार्बन और फिर आगे हम लोग हाइड्रोजन के लिए करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल इसमें से इस बार 17 क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन जो है ना टोटल हम लोगों को दिया है इस साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। आपने क्वेश्चन को देखा होगा तो लगा होगा कि आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर भी अब जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। जो हम लोगों को मॉड्यूल में दिया हुआ है एनसीईआरटी से बाहर का चीज़ को, उसको पढ़ना पड़ेगा। और जो भी आप लोगों को क्लासरूम में सर पढ़ाते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जा करके उसको इंटरेस्ट के साथ बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट आए, ऐसा शुभकामनाएं। और आप अच्छे से आप तब तक इस सब क्वेश्चन को एक आध बार प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी में जाओ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो तो बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं ज़रूर वो यूज होता है। इसलिए ज़्यादा हम लोगों को अभी से ही टाइम यूज करना है। अगर आपका बहुत कम मार्क्स आ रहा है तो कुछ दिन आप थोड़ा रेस्ट करके अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका 570 580 से ऊपर मार्क्स है तो आपको चांस बनता है कि कॉलेज मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ नीचे जाएगा ये तो श्योर है। क्योंकि बहुत अच्छे से स्टूडेंट को देख रहा हूँ कि स्थिति थोड़ा सा ख़राब है, बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से अभी दिमाग को शांत करके और रिजल्ट आने तक वेट करेंगे और ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, और आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू।